तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। देखिए, अब पहला जो है वनडे मुकाबला हो चुका है। टीम इंडिया उसको हार चुकी है। 47वें ओवर में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को तबाह कर दिया, गेंदबाजी को पूरी तरीके से फ्लॉप कर दिया। अब बात आती है दूसरे वनडे मुकाबले की कि दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया में क्या बदलाव होने चाहिए। जाहिर तौर पर देखिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा आपकी किस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया उतरेगी, लेकिन एक बात मैं पक्की बता देता हूं कि एक बदलाव 100% होगा। एक बदलाव 100% होगा, बाकी भी कुछ इधर उधर हो सकता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन देखिए, सवाल कई जगह खड़े हुए। सवाल ओपनिंग पर भी मैं खड़े करना चाहता हूं, क्योंकि दोनों ने अर्धशतक लगाए, लेकिन किस तरीके से लगाए। बहुत स्लो खेले। शुरुआत के 10 ओवर में 40-45 रन, यार हद होती है। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं या वनडे खेल रहे हैं, आपको यह चीज समझनी चाहिए। बहुत स्लो स्टार्ट हुआ, उसके बाद में बीच के ओवर्स में ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला। उसके बाद में फिर गेंदबाजों पर भी थोड़े से मैं सवाल खड़े करूंगा। तो सवाल कई जगह खड़े हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर अब टीम इंडिया को क्या करना चाहिए दूसरे वनडे मुकाबले में, ताकि अगर ये सीरीज जीतनी है तो ये जरूरी है कि मैच जीतना जरूरी है। अगर इस मैच को भी न्यूजीलैंड ने जीत लिया तो ये सीरीज ही न्यूजीलैंड जीत जाएगी। तो इस सीरीज में जिंदा रहने के लिए इस मैच में जिंदा रहना है, इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करना है। और वो क्या करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, पिछले मैच की क्या प्लेइंग 11 थी और आगे क्या होनी चाहिए। शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक और यजुवेंद्र चहल, ये 11 खिलाड़ी पिछले मुकाबले में थे। अब नए जो दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाना है उसमें क्या होना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले जाहिर तौर पर धवन तो रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि गिल भी रहेंगे। दोनों ओपनिंग पार्टनरशिप रहेगी। लेकिन दोनों को क्या करना है, दोनों को कम से कम, देखिए ज्यादा तेज भी आप नहीं खेल सकते, तो यार कछुए की चाल से भी मत चलो। कछुए की चाल से चलोगे तो बाद के बल्लेबाजों पर प्रेशर आएगा। आप धमाकेदार स्टार्ट दोगे तो बाद के बल्लेबाजों पर प्रेशर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि कम से कम शुरुआत के 10 ओवर में अगर आप 80-90 रन भी नहीं बना सकते तो कम से कम 60-65 रन तो बनाओ यार। कम से कम 60-65 रन बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बाहर ज्यादा फील्डर नहीं होते हैं। तो इसलिए शुरुआत के 10 ओवर में यार कम से कम 60 रन, कम से कम 60 रन तो टीम इंडिया के होने चाहिए। वो 35-40 रनों से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए ओपनिंग के तौर पर टीम इंडिया को बेहतर करना पड़ेगा। अगर आपको देखिए, आपकी गेंदबाजी उस तरीके की नहीं है, आपकी गेंदबाजी में शमी, बुमराह नहीं है, तो यहां पर हार्दिक पांड्या नहीं है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि 20-25 रन आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं न्यूजीलैंड के लिए। और 20-25 रन एक्स्ट्रा बनाने के लिए आपको शुरुआत से काम करना पड़ेगा। वो ओपनिंग से नींव मजबूत करनी पड़ेगी, तब जाकर बेहतर होगा। तो यहां पर धवन और गिल ये दोनों ओपनिंग में आएंगे और यही आएंगे, और इनको बेहतर टच में भी है, रन तेज बनाने पड़ेंगे बस। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, इसमें कोई बात नहीं है कि श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में कमाल की पारी खेली थी। इस मैच में भी इस खिलाड़ी से उम्मीद है कि उसी फॉर्म को जारी रखते हुए कमाल की बल्लेबाजी करेगा। लेकिन ऊपर से साथ चाहिए। ऊपर का साथ अगर नहीं मिलेगा तो श्रेयस अय्यर पर भी प्रेशर आ जाएगा। ऊपर से तेज तर्रार एक साझेदारी चाहिए। बेशक आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप शतकीय साझेदारी करो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 150 रन ही बनाने हैं पार्टनरशिप में। आप अगर 80-90 रन की पार्टनरशिप भी करते हैं लेकिन तेज करते हैं तो उससे टीम इंडिया को फायदा होगा। ये बहुत बड़ा, आप विकेट बचाकर खेलते रहो, 20 ओवर तक आप केवल 50, 60, 70, 80 रन बनाओगे तो उससे फायदा क्या है, वो टीम पर प्रेशर आता है। इसीलिए दोनों को तेज खेलना पड़ेगा। उसके बाद में श्रेयस अय्यर को उसका फायदा होगा। जब आपको तेज स्टार्ट मिलता है तो आने वाले बल्लेबाजों के हाथ अपने आप खुलते हैं। ये है। अब नंबर 4 पर देखिए, नंबर 4 पर यहां पर पिछली बार ऋषभ पंत आए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूं। देखिए, या तो आप संजू को नंबर 4 पर ले आइए, क्योंकि अच्छी टच में है। जो खिलाड़ी आपका बहुत बेहतर टच में है उसको आप प्रमोट करिए। मेरे हिसाब से टीम इंडिया को यह करना चाहिए। अगर आपका खिलाड़ी कोई अच्छे टच में है तो उसको प्रमोट करिए, उसको ऊपर खिलाइए, ताकि और भी ज्यादा अच्छे रन बने। निचले डाउन पर ज्यादा खिलाने से कोई फायदा नहीं है। या फिर आप सूर्या, अगर आप सूर्या को रख रहे हो तो आप सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 पर खिला लीजिए। मेरे हिसाब से ये दोनों खिलाड़ी नंबर 4 के लिए परफेक्ट है। अगर आप सूर्या को खिला रहे हो तो नंबर 5 पर फिर संजू को ले आइए। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बेहतर प्लेस हो जाएगा संजू सैमसन के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि संजू सैमसन को इतना नीचे डाउन पर नहीं खिलाना चाहिए, थोड़ा सा प्रमोट करिए। 1-2 नंबर तो कम से कम प्रमोट संजू सैमसन को करना चाहिए टीम इंडिया को। जब उनकी फॉर्म अच्छे तो उसकी फॉर्म का फायदा उठाना चाहिए टीम इंडिया को। अब यहां पर नंबर 5 तक हो गए। अब यहां पर आप नंबर 6 पर पंत को रख सकते हैं।
पंत जो है ना वो आखिरी में उनको रखिए, 15 20 30 गेंदें खेलने को मिलेंगी, वो तेज तर्रार रन बना सकते हैं। तो यहां पर आप ऋषभ पंत को रखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ऋषभ पंत को आप ऊपर खिला रहे हैं, फॉर्म नहीं है, फॉर्म नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऋषभ पंत के पास फॉर्म नहीं है, बल्ले पर गेंद सही से आ नहीं रही है, बल्ले से रन निकल नहीं रहे। तो जब आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी है तो उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, उसको वक्त देना सही रहेगा, और वक्त दीजिए, उसको थोड़ा नीचे खिलाइए, उसको वक्त मिलेगा पिच को समझने के लिए, गेंदबाजी को समझने के लिए वक्त मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को नंबर 6 पर आप खिला सकते हैं। नंबर 7 पर आपके पास धुरंधर खिलाड़ी भाई मौजूद है, पिछले मैच में कमाल की प्रदर्शन किया था सुंदर, वास्तव में यार मैच को बना दिया था। जो लग रहा था कि टीम इंडिया एक वक्त 280-85 के आसपास सिमट जाएगी, वो 300 के पार ले जाने में वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है मेरे भाई, कमाल की बल्लेबाजी, और आखिर में जिस तरीके से मैच को फिनिश किया जाता है वो सुंदर ने काम करके दिखाया। ये होता है मैच फिनिशिंग, ये होता है एक फेयरलेस बल्लेबाजी, निडर होकर बल्लेबाजी करो यार। क्या कर लेगा गेंदबाज आपका, आप गेंद को मारोगे तो छक्के पे तभी तो जाएगी, आप मारोगे ही नहीं गेंद को तो कहां से छक्के पे जाएगी। तो यही चीज तो ऊपर गिल और धवन को सीखनी है, आप गेंद को हिट ही नहीं करोगे तो वो चौके छक्के पे जाएगी कैसे। अगर आपको चौके छक्के पे गेंद को पहुंचाना है तो मेरे भाई हिट करना पड़ेगा, और हिट करने के लिए सुंदर वाली तकनीक अपनानी पड़ेगी टीम इंडिया को, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर सुंदर वाली तकनीक नहीं अपनाओगे तो फिर से 270-80 पे सिमट जाओगे। तो यहां पर आपको सुंदर वाली तकनीक अपनानी पड़ेगी। अब बात आती है नंबर 8 की, यहां बहुत बड़ा बदलाव होगा, मुझे संकेत मिल रहे हैं। जो शिखर धवन ने मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो शिखर धवन ने बात कही, उसके बाद ये संकेत में, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा शार्दुल ठाकुर को दोषी ठहरा दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि शार्दुल ठाकुर का वो ओवर ना होता तो शायद टीम इंडिया मैच में बनी रहती, वो टीम इंडिया हो सकता है कि मैच को जीत भी सकती थी, लेकिन उस ओवर ने पूरे नक्शे को बदल दिया। ये धवन ने कहा था और सीधा धवन ने दोषी ठहराया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर आपको हो सकता है कि दीपक आपको खेलते हुए नजर आए, हो सकता है सिराज आपको खेलते हुए नजर आए, हो सकता है आपको दीपक, मेरा ज्यादा दीपक को मैं सोच रहा हूं, क्योंकि हो सकता है क्योंकि दीपक उसी तरीके के खिलाड़ी है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सकते हैं और स्विंग शुरुआत में हासिल करते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद आपको दीपक चहर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव अब आपको देखने को मिल सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में दीपक चहर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सिराज भी, मैं तो पक्ष में हूं कि सिराज को भी खिलाइए, मैं तो इसी पक्ष में हूं। अब यहां पर नंबर 9 पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप सिंह आपको दोबारा से खेलते हुए नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह क्योंकि गेंदबाजी मिली जुली की थी और मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया उनको ड्रॉप करेगी। ज्यादा चेंजेस करने भी मेरे हिसाब से गलत है। खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस दीजिए, ज्यादा बदलाव करने भी भारी पड़ जाते हैं टीम पर। तो इसीलिए अर्शदीप सिंह यहां पर रहेंगे। एक बदलाव मैं और देख रहा हूं, हो सकता है कि वो एक बदलाव भी आपको नजर आए, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 10 पर यहां पर आपको बिल्कुल उमरान मलिक ने जिस तरीके की गेंदबाजी की और जिस रफ्तार से गेंदबाजी की यार, 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब 45 से ऊपर तो कंटिन्यूसली गेंदबाजी की, सारी गेंदें डाली। तो यहां पर आपको देखिए उमरान मलिक की रफ्तार का फायदा टीम इंडिया को उठाना चाहिए, और जिस तरीके से 2 विकेट भी चटकाए, ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं मिले, 2 बड़े विकेट भी चटकाए, तो आपको एक गेंदबाज से और क्या चाहिए। आपने एक छोर पर आपने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट भी चटकाए, तो ये वास्तव में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और पहला ही मुकाबला था। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत तजुर्बा है, तो अगर पहले मुकाबले में ही उमरान मलिक ने इस तरीके की गेंदबाजी की है तो यकीन कर सकते हैं कि सीखा है, इस गेंदबाज ने सीखा है। आईपीएल के बाद जो ये पिटाई खा रहा था, लगातार रन बन रहे थे इस गेंदबाज के ऊपर, तो वो बाद में सीखा है इस गेंदबाज ने, जब उमरान मलिक को ड्रॉप कर दिया गया था। तो इस सीखने के बाद अब एक नया उमरान मलिक मुझे नजर आया, और मेरे हिसाब से वो उमरान मलिक को कंटिन्यूसली रखना चाहिए। वनडे में हमें फायदा पहुंचा सकते हैं, वनडे वर्ल्ड कप में, और टी20 विश्व कप आने वाले में उमरान मलिक का फायदा टीम इंडिया को मिल सकता है। तो उमरान मलिक को अब लगातार मौके दीजिए, लगातार 1-1.5-2 साल तक खिलाइए, ताकि टी20 विश्व कप तक जाकर पक जाए उमरान मलिक के, और उसका फिर फायदा टीम इंडिया को उठा पाए। तो यहां पर उमरान मलिक रहेगा। अब यहां पर देखिए नंबर 11 के तौर पर मैं चाहता हूं कि कुलदीप यादव को मौका मिले यार। कुलदीप यादव को मैं खेलते देखना चाहता हूं टीम इंडिया में। चाइना मैन गेंदबाज, एक अलग ही फायदा टीम इंडिया को मिलेगा कुलदीप यादव को खिलाने का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऊपरी क्रम पर इनके राइट हैंडर बल्लेबाज बहुत हैं, लेफ्ट हैंडर भी हैं, तो राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए कुलदीप यादव बहुत खतरनाक साबित हो जाते हैं, चाइना मैन गेंदबाज हैं। तो यहां पर मेरा हिसाब ऐसा है कि शायद कुलदीप यादव थोड़े से ज्यादा इफेक्टिव हो सकते, क्योंकि यजुवेंद्र चहल वो गेंदबाजी नहीं कर पाए, थोड़े बचते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट पिच गेंदें डाल दी थी केन विलियम्स
विलियमसन को, केन विलियमसन ने उन पर बाउंड्री लगा दी थी। तो शुरुआत से वो लय नहीं पकड़ पा रहे थे, जो लय होनी चाहिए, विकेट टेकिंग वाली जो गेंद होनी चाहिए वो नहीं डाल पा रहे थे, तो टप्पे पे गेंद नहीं पड़ रही थी। तो यहां पर मैं चाहता हूं कि कुलदीप यादव को अगर मौका मिल जाए तो यार मजा आ जाएगा, इस गेंदबाज को खिलाइए, बहुत दिन हो गए इसको देखे हुए व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो कुलदीप यादव को एक मौका मिले और दीपक चाहर का शायद ये 100% है, ये शार्दुल ठाकुर का रिप्लेस होना बहुत मुझे ऐसा लगता है कि होना होगा, क्योंकि जिस तरीके के संकेत शिखर धवन ने दिए थे, मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये एक बदलाव 100% होगा, चहल की जगह कुलदीप भी आ सकते हैं। तो आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या संजू को प्रमोट करना चाहिए, आपका जो भी मानना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लगातार हम आप तक जानकारी टीम इंडिया की पहुंचाते हैं, आईपीएल की लगातार पहुंचा रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।